वेलकम फ्रेंड्स। स्वयंभू हमारी ये वीकली क्लास है जहाँ पर हम हर वीक मिलते हैं, मेडिटेट करते हैं और कुछ अपने अनुभवों को, अपने ज्ञान को हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो मुझे लगा कि लेना चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, एंड इट इज वेरी सटल टॉपिक बट वेरी पावरफुल आई वुड से, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है एनमेशमेंट। हमें लगता ही नहीं है क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म लेवल पर हमारे अंदर होता है। इतना सटल होता है कि हमें फील नहीं होता कि हम किसी के साथ एनमेश्ड है। और बहुत ही पावरफुल होता है। अगर हम इस एनमेशमेंट को हम समझेंगे तो हम अपने लाइफ में और अपने पोटेंशियल को और ग्रो कर सकते हैं। और हमें अपनी बाउंड्रीज समझ आती है, एक हेल्दी बाउंड्रीज आई वुड से वी विल अंडरस्टैंड अगर हम एनमेशमेंट को समझते हैं और उससे कैसे हेल्दीली सेपरेट होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनमेशमेंट है क्या फ्रेंड्स? एनमेशमेंट का मतलब है कि हमें लगता है कि देर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन लव एंड केयर। कि कंफ्यूजन कैसे लगता है? हमें लगता है कि जो भी मैं महसूस कर रही हूँ, किसी के इमोशंस को मैं ले लेती हूँ, है ना। हम उनके साथ एनमेस्ड हो जाते हैं उनके इमोशंस को लेके या उनके पेन को लेकर। अगर कोई और पर्सन को पेन हो रहा है वो हमें फील होने लग जाता है ना। और हम आपने बहुत जनों से सुना भी होगा, जो अगर जैसे कहते हैं कि जो थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, वो फील करते हैं कि जब मैं सेशन लेता हूँ उसके बाद आई कैन फील द पेन ऑफ माय क्लाइंट, है ना। कि मैं उनका पेन लेने लग गया हूँ या उनके इमोशंस को मैं लेने लग गया हूँ। या हमें लगता है कि मैं जिम्मेदार हूँ दूसरों की खुशी के लिए, है ना। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ कि अगर मुझे किसी को खुश करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है उसे खुश करने की। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एनमेशमेंट बताती है कि हम अपनी बाउंड्रीज नहीं बना पाते। हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं दूसरे जन के साथ, हमें लगता है कि चाहे हम उनको, ये प्यार ही है ना। हमें बचपन से प्यार क्या बताया गया या क्या हमने देखा है एज एन एग्जाम्पल इन आवर फैमिलीज, कि प्यार तभी होता है जब आप दूसरों के साथ एकदम मर्ज हो जाते हो, है ना। जब आप दूसरों का पेन को महसूस करते हो, जब आप दूसरे क्या अपने लाइफ में यू नो हो रहा है उनके लाइफ में, आप उनके साथ बिल्कुल अटैच्ड हो जाते हो उनके पेन के साथ। या वो अगर हैप्पी है तो मैं हैप्पी होऊंगा, अगर वो सैड है तो मैं सैड होना चाहिए, मैं कैसे खुश होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब आप उस पर्सन को लव नहीं करते। इफ दैट पर्सन इज सैड एंड यू आर हैप्पी, इट मीन्स दैट यू आर नॉट लविंग दैट पर्सन। हमें ये सिखाया जाता है, हमें बोला जाता है कि नहीं, जो दूसरा फील कर रहा है आपको भी वही फील करना है। यू कांट बी हैप्पी व्हेन दैट अदर पर्सन इज सैड। तो हम क्या है, ये कहीं ना कहीं एनमेशमेंट्स है हमारी। और एज एन एडल्ट मैं कुछ सिम्टम्स और कुछ साइंस बताऊंगी जिससे यू कैन रिलेट टू इट, कि हाँ, आप उसके साथ थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा हर पॉइंट के साथ, कि थोड़ा सा देखिए कि हाँ ये मेरे साथ होता है या मैं भी लाइफ में इसी के थ्रू ऑपरेट करती हूँ। तो जितना आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे आप समझ पाएंगे कि कैसे आपको इस इन्वेस्टमेंट से बाहर आने की जरूरत है। और मोस्टली मैं कहूंगी जो इन्वेस्टमेंट की हमारी जो रूट कॉज जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड होता है। कहीं ना कहीं हमारे बचपन से ही ये एनमेशमेंट चलती आती है, एंड वी आर enmeshed with our parents, I would say. It could be mother, or it could be father, or it could be both friends। कि आप या तो अपनी मम्मी के साथ एनमेश्ड होते हैं या पापा के साथ, या दोनों के साथ भी हो सकते हैं एनमेश्ड। और वही पैटर्न हमारा एज एन एडल्ट भी चलता है ना। या जो हमारे फैमिली में जो फीमेल्स होंगी या मेल्स होंगे, मैं उनके साथ ओवर
इन्वेस्ट होंगी, ओवर इन्वॉल्वमेंट कहते हैं इसको, है ना, वो भी इन्वेस्टमेंट है। व्हेन आई एम ओवर इन्वॉल्व्ड, जब मेरे से हेल्प भी नहीं मांगी जाती बट आई एम रेडी टू हेल्प अदर पीपल, इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट। कि मुझसे कुछ सलाह नहीं मांगी गई या मुझसे हेल्प नहीं मांगी गई, बट जब भी मैं दूसरे पर्सन को कुछ प्रॉब्लम में देखता हूँ तो मैं फटाफट उसको हेल्प करने के लिए भागता हूँ, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिकॉज मैं उसके साथ इतना मर्ज हो चुका हूँ, तो मुझे एक हेल्दी सेपरेशन या एक हेल्दी बाउंड्री नहीं आती। तो इन्वेस्टमेंट से हेल्दी बाउंड्री डजंट मीन कि आप उस पर्सन के साथ कट ऑफ हो जाओगे, है ना, कि हमें लगता है कि अगर मैं नो बोलूंगा या मैं उस पर्सन से इमोशनली डिटैच रहूंगा, एक हेल्दी बाउंड्री बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मैं उस पर्सन से कट हो रहा हूँ, है ना, मैं उसको वो लव एनर्जी से फील नहीं कर पाऊंगा या कट ऑफ हो जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता। जब हम हेल्दी सेपरेशन करते हैं या हेल्दी बाउंड्री बनाते हैं तो क्या होगा, हम गिल्ट से ऑपरेट नहीं करेंगे फिर, है ना, हम गिल्ट से ऑपरेट करते हैं। हमें लगता है अगर दूसरा पर्सन सैड है, कहीं ना कहीं मैं हूं उसका रीजन, उसे सैडनेस को फील करवाने का, मुझे उसको उस सैडनेस से बाहर लेकर जाना है, और मैं नहीं लेकर जाता तो आई फील गिल्टी अबाउट इट, कि वो सैड है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, आई एम हेल्प फीलिंग हेल्पलेस, और हमें गिल्ट आने लगता है। तो ये सारी चीजें हमारी आती है हमारी इन्वेस्टमेंट से। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हमें कंट्रोल करना भी सिखाता है। इन्वेस्टमेंट जब हम होते हैं तो हम दूसरे पर्सन को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो वैसे ही करे, या जो मैं सोल्यूशन उसको बता रहा हूँ उसको वो लेना चाहिए। मैं उसकी लाइफ को कंट्रोल करता हूँ, मैं उसको खुद डिसीजंस नहीं लेने देता, आई कंट्रोल देम, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ से आती है, हमारी इन्वेस्टमेंट से आती है। और हमें हमें कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टमेंट में हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को ही खो देते हैं। हमारा जो ट्रू एसेंस है, जो हमारा सेल्फ है, कहीं ना कहीं मैं उसे खो देती हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर सोचो, मैं डिसीजन लेना चाहती हूँ अपने लाइफ में, आई वॉन्ट टू बिकम अ शेफ, बट माई मदर वॉन्ट्स मी टू बी अ डॉक्टर। सो आई फील दैट नो, अगर मैं शेफ बनूंगी तो आई एम लाइक going against my mother's will, and I will make my mother sad about it. But I have to take the responsibility of it, so I will become a doctor. सो इट इज लाइक व्हाट इन्वेस्टमेंट्स, कि आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी जो आपका अंदर से दिल चाह रहा है करने को, बट आप वो नहीं कर पाते हो, आप कुछ और बनने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको लगता है जब मैं कुछ और बनूंगी, क्योंकि वो लोग मुझे वैसे ही प्यार करेंगे, अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तभी मुझे प्यार मिलेगा, अगर मैं शेफ बनूंगी तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा। तो क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है फ्रेंड्स। तो क्या है ऐसे, जैसे मैंने बोला कि रूट कॉज मोस्टली हमारा इस इन्वेस्टमेंट का हमारे चाइल्डहुड से आता है, हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर मदर के साथ रहते हैं। तो क्या ऐसे साइंस है एज एन एडल्ट हम देखें और इंट्रोस्पेक्ट करें कि हमें समझ आएगा कि आर वी इन्वेस्ट विद वन ऑफ द पेरेंट्स, और विद एनी ऑफ द पेरेंट्स। तो पहला क्या है, यू लैक एटोनॉमी। एटोनॉमी क्या होता है कि यू कान टेक डिसीजन ऑफ योर ओन। आप खुद से अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, या अपने रिलेशनशिप, मतलब ओवरऑल डिसीजन, चाहे प्रोफेशन हो, पर्सनल लाइफ हो, यू कान टेक डिसीजंस। आपको लगता है यू ऑलवेज नीड समबडी टू गाइड यू, यू ऑलवेज वांट अप्रूवल फ्रॉम आउटसाइड। आपको लगता है कि अगर मुझे ये करना है, मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे अप्रूवल चाहिए, दो तीन लोग मुझे बोलें कि हाँ हाँ दिस वर्क इज गुड, यू कैन गो अहेड विद दिस, तभी मैं आगे बढ़ती हूँ। बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं आउटसाइड वैलिडेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वो अप्रूवल, वो बाहर से सीख करती हूँ। तो क्या है, कहीं ना कहीं मैं अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले पाती, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट दिखाता है। एंड देन कम्स द इमोशनल फ्यूजन। इमोशनल फ्यूजन क्या है,
कि इट्स लाइक अ फ्यूजन, यू डोंट हैव योर इमोशनल बाउंड्री। आपको लगता है कि अगर कोई फ्रेंड आ गया, उसने अपनी कोई सैड स्टोरी बता दी या उसके लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है, उसने आपको बताया, यू फील दैट सैडनेस, दैट इमोशन इम्बाइबिंग इन यू, है ना। आपको लगता है मैंने वो इम्बाइब कर लिया है और पूरा दिन मैं उसी सैडनेस के साथ रहूंगी, बच्चों के साथ भी आई विल बी अपसेट, इरिटेटेड, क्योंकि हमेशा मैं उसी फ्रेंड की चैलेंज के बारे में सोचती जा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या है कि मैं कहीं ना कहीं दूसरों के इमोशंस को, ओवर इन्वॉल्वमेंट इसको कहते हैं, कि मैं इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मैं उनके इमोशंस को भी अपने अंदर ले लेती हूँ। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो चाइल्डहुड की जैसे मैंने बात करी, जब भी पेरेंट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चाइल्ड विल टेक द इमोशनल, आई वुड से इमोशनल, जैसे ये फ्यूजन हो गया, कि उसको लगेगा कि ये मेरा, अगर कुछ गलत हो रहा है मम्मी पापा के बीच में, या कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो बच्चे को लगता है कि ये मेरी वजह से ये हो रहा है। बिकॉज बच्चे जो बिलो 10 years एज है, या हम जब थे, तो हमारा लॉजिक माइंड नहीं होता, तो बच्चों का जो बिलीफ होता है ना, वो यूनिवर्सल होता है। तो उनको लगता है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है, ये मैं ही हूं उसका कारण। तो वो अपने ऊपर इस चीज का बर्डन ले लेते हैं। तो हम भी एज एन एडल्ट ऑल्सो, कि हम इतने इमोशनली फ्यूजन में रहते हैं कि दूसरों के इमोशंस के साथ हम बिल्कुल वननेस फील कर लेते हैं। और हमें लगता है कि नहीं, जब मैं उसके दर्द को फील करूंगी, उसके पेन को फील करूंगी, तभी मैं शो कर सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो बच्चों को भी यही लगता है, कि उनको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है मेरे कारण हो रही है, और मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या हील कर सकता हूँ, इस बर्डन को कैसे ले सकता हूँ, सो दैट माई पेरेंट्स बिकम हैप्पी अगेन। तो वो बर्डन ले लेते हैं। देन कम्स इमोशनल डिपेंडेंसी। हम इमोशनल डिपेंडेंट रहते हैं, है ना, अपने इमोशंस को लेके हमें लगता है, जैसे इसका भी रूट को, जैसे बच्चे की बात कर रहे हैं हम, कि जब पेरेंट्स के बीच में फाइट या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो देर इज अ वॉइड बिटवीन द कपल। तो उस वॉइड के बीच में वो चाइल्ड आ जाता है, उस वॉइड को फिल करने के लिए। तो उसको लगता है कि वो डिपेंडेंट है, मतलब कि इमोशनली डिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। तो अपने पेरेंट्स के इमोशंस को, जो वॉइड है, उसको फिल करने के लिए वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेगा, है ना। वो उसको लगेगा कि मेरे को और रिस्पॉन्सिबल बनना है, बिकॉज आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी हैप्पी। सो मैं क्या करूं जिसके कारण से वो खुश हो जाए, जो उनका वॉइड है उसको मैं फिल कर पाऊं। जैसे कि बहुत सारे इंटेंगलमेंट्स होते हैं बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स। तो पहला, जैसे कि अगर हम बात करें, मोस्टली हम कहते हैं जैसे कि मदर सन एंड फादर डॉटर, ये मोस्टली इंटेंगलमेंट्स या इन्मेशमेंट्स दिखते हैं। तो जैसे मैं फादर और डॉटर की बात करूं, कि पिता और बेटी की बात है, तो पिता को क्या लगेगा, वो वाइफ के साथ जैसे कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो वाइफ की जगह अपनी बेटी को रखेगा, और वो सब कुछ करेगा बेटी के लिए, कि फादर को लगेगा कि आई हैव टू डू एवरीथिंग फॉर माई डॉटर। और एंड ही विल सीक वैलिडेशन फ्रॉम द डॉटर। वो बेटी से बार बार पूछेगा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए किया ये सब, तुम्हें कैसा लगा, ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, बस मैं जीवन में हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूँ, मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है लाइफ में रहने का, बिकॉज तुम मेरी बेटी हो, तो इसलिए मैं जी रहा हूँ, और जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और वो वैलिडेशन कहाँ से मांगेगा, बेटी से मांगेगा। वो वाइफ को नहीं करेगा, वो ओवर इन्वॉल्व हो जाएगा अपनी बेटी के साथ, टू एन एक्सटेंड कि कहीं कभी ना कभी इंसेस्ट हैपेंस इन दैट स्टेट, बिकॉज मदर की जगह वो बेटी ले लेती है, और फादर कभी कभी अपनी बाउंड्रीज, इतनी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बना पाते, तो वो कहीं ना कहीं इंसेस्ट हो जाता है डॉटर के साथ। तो बेटी उस मैरिज को हैप्पी बनाने के लिए, तो शी विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अच्छा नहीं, जो पापा कह रहे हैं मुझे वो ही करना है, क्योंकि पापा ने कहा है कि वो सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, तो मैं कैसे मिस्टेक कर सकती हूँ, या मैं कैसे डिसीजन ले सकती हूँ, पापा ही सब करेंगे। तो क्या वाइस वर्सा चलता है,
जैसे फादर डॉटर से लेगा और डॉटर फादर से लेगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू हमारा चलता है। एंड जब शादी भी हो जाती है, स्टिल आई एम एनमेश्ड विद माई फादर, है ना। जब भी मैं हमेशा वरी रहूंगी, मेरे को हमेशा आई एम वरीड अबाउट माई फादर कि वो ठीक है ना, उनको फोन करते रहना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर की है उसको छोड़ के उसकी तरफ ही ध्यान देना, उसी घर की तरफ ही ध्यान देना। और छोटी सी कुछ बात हो, फटाफट भाग जाना कि अरे पापा को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे जाना है, अभी जाना है, सब कुछ छोड़ के चला जाना है, कोई प्रायोरिटी नहीं है, बस सिर्फ मेरे फादर ही प्रायोरिटी है। तो क्या है, ये कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट दिखाई देता है कि जब एक फादर और डॉटर के बीच में होता है। ऐसे ही मदर और सन की हम बात करते हैं कि जैसे रिलेशनशिप है कि कि जैसे कि हमारा है मदर और सन का, मदर और सन का बात करें तो इसमें क्या होगा कि मोस्टली क्या होता है, जब फादर और मदर के बीच में नहीं होता तो मदर जो होती है अपना इमोशनल, जो उसका डिपेंडेंसी है, बिकॉज वो फुलफिल तो नहीं हो रही है फादर के साथ, हस्बैंड के साथ, तो वो सब कुछ अपने बेटे को बोलेगी कि तुम्हारे पापा तो अब कुछ नहीं कर पाए, मुझे सिर्फ तुम ही से ही उम्मीद है, अब तुम ही मेरा ध्यान रखोगे, तुम ही बड़े होके जो मेरे सपने थे तुम ही पूरा करोगे। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं सन को उसने अपने हस्बैंड की जगह दे दी, और जो उसकी नीड थी, जो इमोशंस, जो डिपेंडेंसी थी, वो सारे उस बेटे के ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही अलग अलग, जैसे कि फादर और सन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल फादर अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। सो नाउ द फादर वांट्स द सन टू फुलफिल ऑल हिज ड्रीम्स, कि वो जो नहीं बन पाए तुम अब बनना, तुम पैसे कमाना, तुम डॉक्टर बनना, मैं नहीं बन पाया। तो क्या हुआ कि इमोशनल डिपेंडेंसी, फिर बच्चे को लगता है कि नहीं, मैं बर्डन फील होता है, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, और उसको लगता है मुझे ही ये करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे फादर ने हमेशा से मुझे ये कहा है कि वो नहीं कर पाए, उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, तो मुझे उनके जगह पर ड्रीम्स को पूरे करने हैं। एंड जैसे मदर और डॉटर की बात है, मदर और डॉटर में क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई कपल है जैसे कि हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वॉज वेरी अब्यूसिव, है ना, कि वो वायलेंस होती थी, फिजिकल अब्यूज होता था, पिटाई होती थी मदर की। तो मदर सारी वो चीजें अपनी डॉटर को बताती थी कि तुम्हारे फादर तो ऐसे थे, वो ऐसे करते थे, मुझे इतना प्रॉब्लम करते थे, रोज रात को आते थे, मुझे मारते थे, ये सब करते थे। तो जो डॉटर होगी वो क्या करेगी, वो हर एक आदमी को अपने फादर की नजरों से देखेगी, बिकॉज मदर ने उसको एक बता दिया है कि आदमी या हस्बैंड ऐसे होते हैं। तो वो एक यूनिवर्सल बिलीफ बना लेगी कि सारे आदमी ही ऐसे होते हैं, जो अब्यूज करते हैं, जो फिजिकल अब्यूज करते हैं औरतों को, डिसीजन नहीं लेने देते। तो क्या होगा, एज एन एडल्ट भी उसको कमिटमेंट इश्यूज आएंगे, वो मे बी शायद एडल्ट होके वो शादी ही ना करे, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि ऑल मेंस आर लाइक दिस ओनली, कि वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, कंट्रोलिंग भी होते हैं, ट्रैप फील होता है। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज से भागेगी। तो ये सारे हमारी क्या, इमोशनल डिपेंडेंसी रहती है हमारी। उसके बाद होता है लैक ऑफ, जैसे कि पर्सनल स्पेस और पर्सनल बाउंड्रीज कह लीजिए, कि हमें अपने स्पेस और बाउंड्री के बारे में नहीं पता, बिकॉज छोटे होते हमें एज अ टीनेजर, जब हम बड़े होते हैं या टीनेज में आते हैं, तो हमें अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, एक पर्सनल बाउंड्री चाहिए होती है। बट हमारे साथ ऐसा वो पर्सनल बाउंड्री कुछ होता नहीं। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हो तो वहां तो कोई पर्सनल बाउंड्री नहीं है, कोई भी कहीं भी स्पेस में आपके इंटरवीन कर लेगा, कोई रूम में आ जाएगा विदाउट नॉकिंग, है ना। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल बाउंड्रीज को बार्जन किया जाता है। तो हमें एज एन एडल्ट भी अपनी पर्सनल बाउंड्री नहीं समझ आती कि क्या है। हम हमेशा ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, है ना, जब हमें ना करने की जरूरत होती है, बट हम ना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें अपनी बाउंड्री का ही नहीं पता, और हमें लगता है अगर मैं किसी को ना कह दूंगा तो मैं उसे हर्ट कर दूंगा।
तो मुझे ना नहीं कहना है। तो मैं हमेशा यस यस करता हूँ, और उस यस में मैं कितना कुछ खो देता हूँ ये मुझे भी नहीं पता। मैं अपनी आइडेंटिटी खो देती हूँ उसमें, बिकॉज जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं बनना चाहती हूँ, मैं वो सब कुछ भूल जाती हूँ। आई सेक्रीफाइस एवरीथिंग, टू बी दैट पर्सन दैट अदर पीपल वांट्स मी टू। तो ये सारी हमारी प्राइवेट बाउंड्री, या हमारे पेरेंट्स नॉक नहीं करते, ठीक है, आप दरवाजा लैश करके या दरवाजा लॉक करके नहीं बैठ सकते, बट एटलीस्ट आप बच्चों को बोल सकते हो कि ठीक है दरवाजा मत लॉक करो, बट एटलीस्ट नॉक द डोर एंड देन एंटर, ताकि उनको समझ आता है कि हाँ ये मेरी बाउंड्री है ना। चाहे वो कपड़े चेंज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट हम सीधा ही दरवाजा खोल के हम अंदर चले जाते हैं, तो हमें लगता है कि वो बाउंड्री को कहीं ना कहीं हमने बार्जिन कर दिया है। तो फिर उसके बाद आता है शेम एंड गिल्ट। एक ऑब्लिगेशंस के जैसे चलता है हमें। हमें ना जैसे लगता है कि एक टॉक्सिक गिल्ट में हम चले जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुझे जो करना है मैं वो नहीं कर सकती अगर मैं किसी को हेल्प नहीं कर पा रही, या किसी के ड्रीम्स को मैं फुलफिल नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है, मुझे वो गिल्ट लगता है, वो शेम लगता है कि आई फील हेल्पलेस, कि मैं कर नहीं पा रही, कैसे करूं, हो नहीं रहा मेरे से। या मेरी कोई फ्रेंड सैड है तो मैं उसको खुश कैसे कर सकती हूँ, अगर नहीं कर पाती तो मुझे गिल्ट लगता है। और कहीं ना कहीं फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम हेल्दी सेपरेशन, मतलब हेल्दी तो नहीं, बट हमें लगता है कि अगर इन्मेस्ड है हम, अगर मैं उससे सेपरेट होंगी तो फियर ऑफ अबैंडनमेंट आ जाएगा कि वो मुझे कहीं छोड़ के चले जाए ना। अगर मैं उनके इमोशंस को नहीं फील कर पा रही, या जो वो कह रहे हैं वो मैं नहीं अगर करूंगी, तो मेरे के अंदर ये डर है कि वो मुझे छोड़ के चले जाए, है ना, वो मुझे प्यार नहीं करेंगे। फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, मुझे लगता है कि अगर मैं उनसे थोड़ा सा सेपरेट होंगी तो वो मुझे अबैंडन कर देंगे। तो मुझे अबैंडन नहीं फील करना, तो मुझे क्या लगता है, मैं ओवरली इन्वॉल्व उनके साथ होती हूँ। और होता है जैसे कि ट्रॉमा बाउंडिंग, बॉन्डिंग भी बोलते हैं इसको। ट्रॉमा बॉन्डिंग क्या होता है कि जब मेरे साथ इतना अब्यूज होता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या सेक्सुअल हो, मैं इतना अपने ट्रॉमा, एक विक्टिम मोड के साथ इतना एनमेश्ड हो जाती हूँ कि मैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। आई लव बीइंग अ विक्टिम। मैं अपने उस ट्रॉमा के साथ हमेशा जुड़ी रहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, तभी आई फील वर्दी ऑफ इट, या तभी मुझे प्यार फील होगा। क्योंकि अगर मैं अपनी स्टोरी छोड़ दूंगी विक्टिम की, तो कौन मुझसे पूछेगा कि तुम कैसी हो, कौन मुझे अटेंशन देगा, कौन मुझसे बात करेगा, आके पूछेगा कि सब ठीक तो चल रहा है ना। अगर मेरी स्टोरी ही मेरे से सेपरेट मैं अपने आप को कर लूंगी, तब तो कुछ होगा ही नहीं, मेरे पास लोग आएंगे ही नहीं, है ना, आएंगे ही नहीं। ना मेरे को वो फील करेंगे, ना मेरे को वो लव देंगे, ना वो अटेंशन देंगे, ना मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं अपने ट्रॉमा के साथ भी अटैच रहना चाहती हूँ, अपनी स्टोरी के साथ भी अटैच रहना चाहती हूँ। मैं उस विक्टिम मोड से बाहर ही नहीं निकलना चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर मैं निकल जाऊंगी, सो आई विल नॉट गेट द लव फ्रॉम पीपल, आई विल नॉट गेट द एक्सेप्टेंस फ्रॉम माई पीपल। तो मैं हमेशा, आई कांट लिव विदाउट द अब्यूजर। मुझे लगता है कि मुझे अब्यूजर के साथ ही हमेशा, लाइक होता है ना, टू साइड ऑफ वन कॉइन, कि दोनों एक साथ ही चलते हैं। तो विक्टिम परपेट्रेटर एक साथ ही चलेंगे, जब वो साथ ही चलेंगे तभी मुझे वो प्यार, वो सब चीजें फील होगा। नहीं तो अगर वो दूर चला गया तो मुझे अबैंडनमेंट फील हो सकती है कि एक ही चीज थी जिसके कारण लोग मुझे अटेंशन देते हैं, प्यार देते हैं, और वो ही अगर मुझसे दूर चली गई तो मुझे लगेगा कि मेरा कोई वर्थ ही नहीं है। आई डोंट फील लाइक एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। मेरे को लगेगा कि मेरी आइडेंटिटी ही नहीं रह गई। तो कहीं ना कहीं मैं उसके साथ इन्वॉल्व रहती हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड, जब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी, ताकि यू कैन इंट्रोस्पेक्ट अबाउट इट, कि यू कैन थिंक अबाउट एनी वन रिलेशनशिप वेयर यू फील कि आप उनके साथ, उनकी हैप्पीनेस को लेके यू फील यू आर रिस्पॉन्सिबल। इट कुड बी एनी रिलेशनशिप।
just take a minute to introspect, or you can just think in your mind. I or you can write it down if you have a paper and pen, कि कौन सा ऐसा रिश्ता है आपको लगता है कि उस रिश्ते में आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, कि मेरी जिम्मेदारी है उसे खुश रखने की। तो वो कौन सा ऐसा रिश्ता है? Yes, Anuji, you want to share anything? Yes, ma'am. Hello, ma'am. Actually, मैम फिजिकली तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट समटाइम्स एक मेरे बहुत पुराने मेंटर थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी एनर्जी ऐसी है कि तुम अपने बेटे का घर भी नहीं बसने दोगी। तो अभी उनकी मैरिज उसकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे इंटरनली कहीं एक कॉर्नर में लगता है कि एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम्म। हालांकि मैंने अपने आप को काफी कट किया है, अपने आप को ग्रो किया है, हम्म। बट अभी वो कहीं ना कहीं पिंच करता है मुझे कभी। हम्म। आपको ना ये एक, कहीं ना कहीं उनकी बात आपने अपने अंदर वो इम्प्रिंट हो गई है, एनग्रेव्ड हो गई है ना। और अगर एक छोटी सी चीज भी होती है, अगर अभी नहीं हो रही डजंट मीन कि कभी भी नहीं होगी, है ना। मैंने उसको एक बिलीफ बना लिया है, तो आपको इसको री इम्प्रिंट करने की जरूरत है ना। जैसे आप कह रहे हो शादी की बात, बट शादी से अलावा आप देखो अपने लाइफ में कि ऐसा कोई मदर, आई डोंट थिंक सो कोई होगी जो अपने बेटे के लिए हैप्पीनेस नहीं चाहेगी, है ना। वो अपना बेस्ट ही देती है। अब आई थिंक आई वुड से कि 200% ही देती है वो 100 में से। वैसे मैम। तो आपको थोड़ा रीप्रिंट करने की जरूरत है ना। कोई ऐसी एफर्मेशन बनाओ जब भी आपको ये लगे कि हाँ ऐसा थॉट आ रहा है, तो आप अपने आप को रीप्रिंट कर सकते हो उस न्यू बिलीफ के साथ। आपको क्या लगता है, एंड यू कैन मेक दैट एफर्मेशन कि आपको क्या लगता है, उसके लिए जस्ट ऑपोजिट एफर्मेशन क्या होगी। जैसे उन्होंने बोला कि आई एम अ हडल, यू नो, आई एम अ हडल टू माई सन्स वेडिंग या क्या, तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा। सो मेक दैट एफर्मेशन टू योर सेल्फ एंड यू कैन जस्ट मेडिटेट ऑन इट। और जब भी ये थॉट आए, आप रीइम्प्रिंट करो और वैलिडेशन देखो कि अब, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, वो वैलिडेशन लाइक उसको एक लॉजिकल थिंग चाहिए होती है ना। जैसे अब आपने बोला कि मैं उसकी हैप्पीनेस में हडल हूँ, क्या ये सच में ट्रू है? इज इट ट्रू? नहीं मैम, नॉट एट ऑल। हाँ, इट इज नॉट, है ना। नो हो गया, उसके लिए वैलिडेशन और मेमोरी सोचो आप ऐसी कि जब हेल्प मैंने उसको करी हो, या वो अपने लाइफ में और हैप्पी हुआ हो, उन मेमोरीज में आप सोचो, तो आप कहोगे हाँ ये तो गलत है। नहीं, मैंने कभी भी हडल नहीं बनी, उल्टा मैंने उसको मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है ना। उन मेमोरीज को आप याद करोगे तो क्या होगा, आपका लॉजिक, जो आपका ये कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड है, इसको समझ आता है, इसको एग्जाम्पल से समझ आता है, इसको लगता है कि हाँ फैक्ट से समझ आता है कि हाँ ये फैक्ट था, ये मेमोरी थी, ये फैक्ट है, और ये ऐसा था कि आपने उसको मोटिवेट किया। तो क्या होगा फिर, वो रीइम्प्रिंट अपने आप होगा और उस एफर्मेशन को आप लिखते हैं। बट अभी भी जब हम मेडिटेशन करेंगे, आप इस रिलेशनशिप को ले सकते हो, लाइक मदर और सन के रिलेशनशिप को, एंड यू। यस मैम, मैं ना एक्चुअली एस्केप कर जाती हूँ बार हम्म। बार, तो आपने जब इन्वेस्टमेंट टॉपिक दिया तो आई थॉट मुझे सुनना है, हम्म। तो क्वेश्चन भी मेरे अंदर आया इस चीज हम्म। को लेके। आई विल डू दैट। तो थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आप सब देखिए कि कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको लगता है कि जिसकी, वैसे तो हम हर रिलेशनशिप में हो सकते हैं, बट कोई एक जिसका वेटेज सबसे ज्यादा हो, जो आपको लगे कि हाँ ये सबसे भारी है, ये ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आई फील कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हैप्पीनेस, तो वो कौन सा होगा। तो अगर आपने लिख लिया है तो शेल वी बिगिन विद द मेडिटेशन, एवरीवन? ओके, so let's meditate.